नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे बिज़नेस आर्टिकल्स, बिज़नेस न्यूज़पेपर्स से जो आपके इनकम को, आपके खर्चों को, जो आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ को अफ़ेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके जॉब, बिज़नेस प्रॉस्पेक्ट्स से रिलेटेड सारी खबरें हम लोग डिस्कस करेंगे। 3 बिज़नेस न्यूज़पेपर्स को हम पिक करेंगे, उसमें से सबसे बेस्ट आर्टिकल्स को पिक करेंगे और यहाँ पर आपके लिए उसका एनालिसिस लेकर आएँगे। अगर ऐसी वीडियोज़ आपको पसंद है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं अगर ऐसी वीडियोज़ आप अपने फीड में और ज़्यादा देखना चाहते हैं तो। तो शुरुआत करूँगा मैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से और ये है ऑटो पार्ट्स के बारे में। 2 सेक्टर यहाँ पे हम लोग फ़ोकस कर रहे हैं, ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री और साथ में मेडिकल गियर जो मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाती है, गियर्स बनाती है। इन दोनों के एक्सपोर्ट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। ऑल्दो मैं बता दूँ कल का न्यूज़पेपर आप ज़रूर देखिएगा। कल का जो वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था कि एक्सपोर्ट्स हमारे भारी भरकम गिरे हैं इस फ़रवरी में। फ़रवरी में हमारे एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स दोनों ही नीचे गए, लेकिन एक्सपोर्ट्स ने काफ़ी मात खाई है यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट्स नीचे जाने के बावजूद ऑटो पार्ट्स और मेडिकल गियर का डेटा काफ़ी अच्छा आया है एक्सपोर्ट्स का। तो अगर आप ऑटो कंपोनेंट्स की बात करें या फिर मेडिकल एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, तो रॉबस्ट ग्रोथ आया है यहाँ पे पिछले 3 सालों में। अच्छा, ये डेटा भी पिछले 3 सालों का है, तो खाली फ़रवरी की बात ये नहीं कर रहा, जहाँ पे डेटा ओवरऑल इंडिया का वीक आया है। तो ऑटो पार्ट्स अगर एक्सपोर्ट्स अगर आप देखेंगे $7.7 बिलियन हो चुके हैं, जो पहले 6.88 बिलियन थे। यहाँ पे यूएस, टर्की, जर्मनी, मेक्सिको, ब्राज़ील ये टॉप डेस्टिनेशंस हैं हमारे लिए और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिमांड भी है। तो इंडिया का जो कम्पेटिटिवनेस है ग्लोबल सप्लाई चेन में, इससे आप देख सकते हैं कि लगातार बढ़ रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन आया है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। पर्टिकुलरली जो नोटवर्दी है वो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में ऑफ मोटरसाइकिल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज। सेम टाइम पे अगर आप देखोगे तो इंडिया का जो ने सक्सेसफुली रिड्यूस किया है अपने रिलायंस को ऑन इम्पोर्टेड मोटरसाइकिल पार्ट्स। तो सबसे पहले तो जो मोटरसाइकिल पार्ट्स हमें पहले इंपोर्ट करने पड़ते थे, उसके ऊपर से हमने सारा रिलायंस अपना खत्म कर लिया है, मतलब हम अब डिपेंडेंट नहीं हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए कि वो दूसरी मैं कहूँगा किसी चाहे कंट्री हो या कोई भी कंपनीज़ ही हो बाहर की, उन पर डिपेंडेंट ना रहे अपने सप्लाई चेन के लिए, कि कम से कम डिपेंडेंट रहे। यहाँ पे आउटबाउंड शिपमेंट्स की अगर मैं बात करूँ मोटरसाइकिल पार्ट्स की, एक्सेसरीज़ की, तो ये लगातार बढ़ रहा है। 27% इंक्रीज़ हुआ है टू 709.22 बिलियन इन अप्रैल जनवरी ऑफ FY 24 फ्रॉम 558 बिलियन इन FY 22। 3 सालों में अच्छी ग्रोथ है 27%। ऑफ़िशियल अगर आप देखोगे तो हम लोग पहले हेवीली डिपेंडेंट हुआ करते थे इम्पोर्ट्स पे, अब हम एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। मेडिकल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो $2.43 बिलियन डॉलर का हो चुका है ये पॉइंट फ्रॉम 1.73 2022 में। यहाँ पे ग्लोबल पेनिट्रेशन हमारा लगातार बढ़ रहा है। यूएस, जर्मनी, फ्रांस, यूएई, रशिया ये हमारे टॉप डेस्टिनेशंस हैं साइंटिफिक और मेडिकल इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करने के लिए। जो ग्रोथ ड्राइवर है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल ये प्ले करता है इंडिया के मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट्स के लिए, है ना? क्योंकि लगातार पिछले 20 महीने में तो अभी हम लोग एक्चुअली थोड़ा गिर गए हैं। हमारा अगर 4th स्ट्रेट मंथ हम लोग गिरे हैं ये 10.9% से। तो कहीं न कहीं ये एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो फूड प्रोडक्ट्स की अब बात करते हैं। जैसे कॉफ़ी एक्सपोर्ट्स फास्टेस्ट ग्रोइंग रहा है हमारा 40.6% ईयर ऑन ईयर। अप्रैल से फरवरी में अगर आप देखोगे एंड इटली यहाँ पे लीड करता है विद 19.01% शेयर इन टोटल कॉफी एक्सपोर्ट्स फॉलोड बाय जर्मनी एट 12.42%। तो कॉफी का मैं बोलूँ तो अगर प्राइसेस भी अगर आप देखोगे तो कॉफी प्राइसेस एक साल में ऑलमोस्ट 100% बढ़ चुके हैं, मुझे लगता है, या 2 सालों में डबल हो ही चुके होंगे। तो यहाँ पे इंडिया भी कैपिटलाइज़ कर रहा है इसका। बात करता हूँ मैं रिटेल गोल्ड सेल्स की। रिटेल गोल्ड सेल्स हमारे 25% घट गए हैं और रीज़न बताया जा रहा है कि लोग गोल्ड नहीं बाय कर रहे हैं क्योंकि दाम बढ़ गए हैं गोल्ड के। तो यहाँ पे इससे पहले वाले आर्टिकल में तो हम इन्वेस्टमेंट के परसेप्शन से सोच रहे थे कि अच्छी कोई कंपनीज़ है, अगर लेट्स से क्या इस सेक्टर में चाहे मेडिकल की बात करें तो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में कोई अच्छा सेक्टर है, ऑटो पार्ट्स वाले सेक्टर है इंडिया में जो एक्सपोर्ट करता है, तो वहाँ ज़रूर एक्सप्लोर किया जा सकता है, कोई अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी हो। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिल्कुल अलग चीज़ की, हमारे लोकल कंज़म्पशन की हम बात कर रहे हैं, वो भी गोल्ड में। तो गोल्ड में हमारा लोकल कंज़म्पशन वैसे तो खराब रहता नहीं है, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे नियरली 4% इंक्रीज़ आया है गोल्ड प्राइस में पहले ही 15 दिन में, मार्च के। और इसकी वज़ह से क्या हो रहा है कि लोग अब गोल्ड बाय करने से डर रहे हैं कि यार अब लाख रुपए के आस-पास पहुँच रहा है गोल्ड का भाव। तो यहाँ पे बाय करना सही है क्या?
सेडको गोल्ड एंड डायमंड्स अगर आप देखोगे यहाँ पे इनके सीनियर एग्जीक्यूटिव्स जो हैं, इनका कहना है कि अभी वेडिंग्स लाइन्ड अप है, वेडिंग्स आ रही हैं, बट यहाँ पे कहीं न कहीं गोल्ड के जो बजट होता है लोगों का गोल्ड पे स्पेंड करने के लिए, उससे लोग अभी स्ट्रेच नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने ये भी देखा था कि ये भी हो सकता है कि अगर गोल्ड के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे, तो लोग फिर लो कैरेट गोल्ड्स बाय करने लगे, चाहे 14 कैरेट हो या 16 कैरेट। तो इससे लोगों का जो मैं कहूँगा साइकोलॉजी है गोल्ड को लेकर के गोल्ड बाइंग पे वो देखिए कैसे एडजस्ट करता रहता है प्राइसेस के हिसाब से। पहले 18 कैरेट पे थे, 20 पे थे, अब नीचे गिर के आ जाएँगे 14 पे और उसकी कंज़म्पशन और डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। अ, अगर आप बात करें जो स्मॉल टिकट गोल्ड ज्वेलरी होती है प्राइस रेंज ऑफ 30,000 से 40,000 के बीच में, ये बिल्कुल सूख चुकी है, यहाँ पे कस्टमर्स अब नहीं आ रहे हैं। गोल्ड जो था वो ट्रेड कर रहा था 88,256 पर 10 ग्राम ट्यूसडे को फिजिकल मार्केट में विदाउट जीएसटी और 3% जीएसटी के साथ तो इसका दाम 90,903 हो ही जाता है पर 10 ग्राम। तो जहाँ पे वेडिंग्स है, वेडिंग्स के लिए तो वहाँ पे आपको देखो बाय करना पड़ेगा, लेकिन वो भी लाइट वेट ज्वेलरी बाय कर रहे हैं क्योंकि वो स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं बजट पे। और जो डिमांड है वो भी ड्रॉप हुआ है बाय 15% बिगिनिंग फ्रॉम मार्च एंड अगर ये रैली कंटिन्यू चलते रही तो रिकवरी जो होगा डिमांड में, इट मे नॉट हैपन हो सकता है इंडिया में लोग गोल्ड कंजम्पशन थोड़ा कम कर दें। टेम्परेरी रहेगा ऑफ कोर्स बट अचानक से अगर रेट इतने बढ़ जाते हैं तो लोग थोड़ा डरने लगते हैं ऐसे टाइम पे। तो यहाँ पे कहीं न कहीं इससे इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे ज्वेलरी शॉप्स जितने इंडस्ट्री है हमारी ज्वेलरी की, इनकी सेल्स पे हमें देखना होगा कि क्या फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट क्वार्टर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वार्टर इसका इम्पैक्ट ज़रूर हमें देखने को मिल सकता है। तो रिज़ल्ट्स पे ज़रूर ध्यान रखें अगर आपके पास ज ऐसे ज्वेलरी वगैरह से डील करने वाले कंपनीज़ हैं तो आपको ध्यान रखना होगा ज़रूर। क्लैमर फॉर मोर बज़ ग्रोज़ एज़ फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स डिक्लाइन। इंडिया में फॉरेन टूरिस्ट के अराइवल्स बड़े कम हो रहे हैं और एक बार डेटा अगर इससे है तो थोड़ा हमें अच्छे से पता समझ में आएगा कि कितना कम हुए हैं, क्या पैटर्न है, कब से कम हो रहे हैं, क्या बढ़े भी थे बीच में, ये भी जानना ज़रूरी होगा। तो ट्रैवल कंपनीज़ एंड इंडस्ट्री एसोसिएशंस जो है, ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रही है कि भैया देखो, आप ओवरसीज़ प्रमोशन करो इंडिया का और मार्केटिंग करो, ठीक है? बिसाइड्स पार्टिसिपेटिंग इन ओवरऑल ट्रैवल फेयर्स में तो आपको पार्टिसिपेट करना ही है और मार्च में क्योंकि जो टूरिज़्म मिनिस्ट्री है, ये लगातार दिखा रहा है कि इंडिया में फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स डिक्लाइन हो रहे हैं एज़ कंपेयर टू प्री पैंडेमिक ईयर्स। फॉरेन टूरिस्ट अराइवल जो है 6.5% गिरा है इंडिया में दिसंबर 2024 में। to more than 1.02 बिलियन फ्रॉम 1.10 बिलियन अ ईयर अर्लियर। तो कोविड के बाद लगातार गिरा और प्री कोविड लेवल पे तो हम गए ही नहीं, राइट? एंड कितना 10 मिलियन हमने ऑलमोस्ट टूरिस्ट देखे हैं कैलेंडर ईयर 2024 में, जो 1.4% बढ़ा है 2023 से, लेकिन 2019 के डेटा से ये अभी भी 11.5% नीचे ही है। तो हम सिर्फ इनका कहना है कि रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट को ही यहाँ पे कुछ करना होगा कि ओवरसीज़ मार्केट में इंडिया को आपको हाइप करना होगा। देखिए, यहाँ पे ना मैं बोलूँगा एक चीज़ बहुत काम आती है जो शायद इंडिया शायद इतना ना करता हो और वो है प्रोपेगेंडा, ठीक है? कंट्रीज़ अपना प्रोपेगेंडा करती है, पीआर जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है? आपको पीआर करना होगा, थोड़ा-सा प्रोपेगेंडा करना होगा, इन्फ्लुएंसर्स को पे करना होगा, अच्छी-अच्छी बातें करेंगे। इंडिया से मतलब मैं कहूँगा कि दुनिया भर में इतनी घटिया-घटिया जगहें हैं, जहाँ कुछ नहीं है देखने के लिए और वहाँ करोड़ों लोग आते हैं, ठीक है? तो चीज़ें जो परसेप्शन है ना बस वो मैटर करता है, रियलिटी ज़्यादा फिर मैटर नहीं करती है इसके एस्पेक्ट में अगर आप देखोगे। तो वही इंडिया को यहाँ करना होगा, हमारे पास इतनी चीज़ें हैं दिखाने के लिए पूरी दुनिया को, इतने यूनिक चीज़ें हैं इंडिया में और एक ट्रिप में तो इंडिया को घूमना और एक्सप्लोर करना पॉसिबल भी नहीं। तो कहीं न कहीं यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूर कमी है। तो कोई ओवरसीज़ पब्लिसिटी नहीं है हमारी एंड इनका ये कहना है एंड हम सिर्फ होप कर सकते हैं कि मिनिस्ट्री पार्टिसिपेट करेगी अपकमिंग अरेबियन ट्रैवल मार्केट ट्रेड शो में और एक बिग एमआईसीई एग्ज़िबिशन में फ्रैंकफर्ट में जो लास्ट वीक ऑफ मई में होने वाला है। तो ये कहीं न कहीं अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जो ये ट्रेड फेयर्स हैं इस तरीके की जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज सकती है और दिखा सकती है कि इंडिया कितना कुछ ऑफ़र करता है। इससे थोड़ा हट के मैं आप सबसे माफ़ी माँगना चाहूँगा क्योंकि मुझे काफ़ी कोल्ड है इस वक़्त तो बोलने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वज़ह से मेबी क्लैरिटी ना आ पाए काफ़ी सारी चीज़ों में वर्ड्स में जो मैं प्रोनाउंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये इश्यू आपको फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अरेबियन ट्रैवल मार्केट अभी फ्यू वीक्स में ही है, लास्ट वीक ऑफ मई में आपने देखा और इंडिया का पार्टिसिपेशन अभी यहाँ पे भी डाउन हुआ है। तो टूरिज़्म जो है ये कंज्यूमर प्रोडक्ट है, ठीक है? यहाँ डिस्क्रिशनरी परचेज़ होता है और अगर आप मार्केटिंग नहीं कर रहे हो ना अपने आप की,
तो आप दिखोगे ही नहीं। आपसे बहुत बेकार कंट्रीज़ सारे टूरिस्ट को लेके चली जाएगी जस्ट बिकॉज़ आप सही चीज़ें नहीं दिखा रहे थे। और गवर्नमेंट को अपना वीज़ा प्रोसेस भी थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना होगा, ई-वीज़ाज़ देने होंगे या वीज़ा ऑन अराइवल भी देना होगा। ज़्यादातर नेशनैलिटीज़ जो हैं हमारे जहाँ से रिलेशंस अच्छे हैं, रिस्क कम है वहाँ पे। एयर कनेक्टिविटी को भी अच्छा करना होगा, डायरेक्ट फ्लाइट्स बढ़ाने होंगे थोड़े, की सोर्स मार्केट्स में और हमें टारगेटेड मार्केटिंग कैम्पेन्स करने होंगे कि हम प्रमोट कर पाएँ इंडिया का डाइवर्स टूरिज़्म ऑफरिंग्स। सो सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स, ट्रैवल एंड ट्रेड एसोसिएशंस। तो अब ये डेटा आ रहा है तो टूरिज़्म इंडस्ट्री आप ये बोलोगे इंडिया में बहुत सारे लोगों के पास शेयर्स होंगे टूरिज़्म के, हॉस्पिटैलिटी के शेयर प्राइसेज़ मुझे लगता है पिछले 2 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दे चुके हैं, जो होटल चेन है स्पेसिफिकली हमारे। लेकिन आप ये सोचो कि यहाँ पे फॉरेन तो गायब है, फॉरेन टूरिस्ट मतलब वो ग्रोथ तो नहीं है इसमें फॉरेन टूरिस्ट में 10% 15% की जो ग्रोथ पहले देखने को मिल रही थी। तो अगर गवर्नमेंट सक्सेसफुल हुई और ये 10% की ग्रोथ ले आई टूरिस्ट में, तब ये शेयर्स कहाँ जाएँगे फिर मैं सोच रहा हूँ तब इनकी अर्निंग्स कहाँ जाएँगी? आप खुद सोचिए। जब ऑलरेडी इनकी अर्निंग्स इतनी बढ़िया ग्रोथ दिखा चुकी है, पोस्ट पैंडेमिक इतनी बढ़िया रिकवरी आई है, तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बहुत स्कोप बढ़ सकता है। हम 10 गुना कर सकते हैं हमारे रेवेन्यूज़ को हमारे सेक्टर को अगर फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। क्योंकि ये एक तो हमारे लिए फॉरेन करेंसी लेके आते हैं, डॉलर रिज़र्व्स लेके आते हैं एंड साथ ही साथ ये अच्छी स्पेंडिंग भी करते हैं। तो सिर्फ़ लोकल टूरिज़्म से हम इतना सपोर्ट कर पा रहे हैं अपने आप को अगर इंटरनेशनल टूरिज़्म हो गया तो हम लोग बहुत बढ़िया ग्रोथ अ, हासिल कर लेंगे। अब बात करते हैं इंडिया के रिटेल इन्फ्लेशन की। इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है ये ड्रॉप हुआ है बिलो आरबीआईज़ 4% टारगेट, राइट? एंड यहाँ पे डॉविश बायस आ सकता है टू द आउटलुक। डॉविश बायस का मतलब क्या होता है? 2 टाइप के बायस होते हैं आरबीआई के, ठीक है? मैं आपको बता दूँ, एक तो होता है हॉकिश। अ, हम लोग हॉकिश वर्ड भी काफ़ी यूज़ कर रहे थे कुछ महीनों पहले और दूसरा होता है डॉविश। तो हॉकिश का मतलब होता है कि आप आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने को लेकर के बात कर रहे हो। आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात कर रहे होते हो जब, तब वो हॉकिश स्टांस होता है यूजुअली कि हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने वाले हैं और इसके अलावा लिक्विडिटी हो सकता है आप मार्केट से थोड़ा वापस लो और इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं वो हॉकिश होती है। लेकिन डॉविश का मतलब ये हो जाता है कि आप सॉफ्ट हो, आप बात कर रहे हो मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करने की मार्केट में, आप बात कर रहे हो इन्फ्लेशन कि चलो कंट्रोल में है। लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करने की बात कर रहे हो, तो अगर जब तक कि कोई बहुत बड़ा वेदर शॉक नहीं आता कि भई इस बार मानसून ही नहीं हुआ या इतना ज़्यादा हुआ कि बाढ़ ही आ गई हर जगह। तो एक्सपेक्ट करो कि इन्फ्लेशन जो है ये रिमेंड करने वाला है अराउंड द टारगेट थ्रू 2025। यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये इवन बोल्डर होगी अगर रुपया वीक होता रहा और रेट कट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसकी वजह से लिक्विडिटी और बढ़िया होगी हमारे मार्केट में। जो सीज़नल डिक्लाइन है फूड प्राइसेज़ में विंटर मंथ्स में वो डिले हो गया था लेकिन डिनाई नहीं हुआ है, वेजिटेबल प्राइसेज़ नीचे आए हैं। अगर आप इन्फ्लेशन देखोगे, इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस तो ये करीब 42% जो था ईयर ऑन ईयर अक्टूबर में उससे 1.1% आया है ईयर ओवर ईयर लास्ट मंथ। पल्सेस, एग्स, स्पाइसेस हर जगह में प्राइस नीचे गिरते हुए दिखे हैं एक्सेप्ट फूड और एडिबल ऑयल। तो मैंने एडिबल ऑयल के बारे में अभी आपको बताया था 2 या 3 वीडियो पहले ही कि क्यों हमारे एडिबल ऑयल्स के अभी अभी भी डिफ्लेशन नहीं देखने को मिल रहा है और इसका क्या रीज़न है? ये मेरा आज का सवाल है आपसे कि एडिबल ऑयल इंडस्ट्री में इन्फ्लेशन अभी भी क्यों है? क्या फैक्टर्स हैं? इंडिया का जो फूड इन्फ्लेशन स्टोरी है ऑफ कोर्स ये काफ़ी मतलब यहाँ बैड या गुड वेदर इन्फ्लुएंस करता है हमारे में। देखिए वेदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है? हमारा जो इन्फ्लेशन डेटा है काफ़ी तरीके से का डिपेंडेंट है वेदर पे क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर भी वेदर पे डिपेंडेंट है और इसकी वज़ह से हमारे जो लोन के रेट्स हैं, हमारे खर्चे हैं घर के, ना कि सिर्फ़ खरीदने के, बल्कि ओवरऑल हर चीज़ का और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी डिपेंड करती है इस बार कि वेदर कुछ एक्सट्रीम ना हो जाए। एग्रीकल्चर इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया था ये 2022 में अगर आप कमोडिटी प्राइसेज़ देखोगे तो काफ़ी बढ़ गए थे। तो ये नेगेटिव ज़ोन में आ गया था 2024 में तो कॉस्ट प्रेशर भी फूड प्रोडक्शन में काफ़ी कम हो गए हैं वहाँ से। और अगर आप देखोगे एफएमसीजी इंडस्ट्री हमारी, मैं बात करूँगा हमारे सेक्टर्स की जहाँ हमारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, तो एफएमसीजी एक सेक्टर है जो कंप्लेन कर रहा था काफ़ी दिनों से कि कॉस्ट में वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है। कॉस्ट
काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वज़ह से उसे या तो अपने मार्जिन को श्रिंक करना पड़ रहा है या फिर लोगों को ट्रांसफ़र करना पड़ रहा है राइज़िंग कॉस्ट। तो ये कहीं न कहीं उनकी डिमांड पे काफ़ी असर डाल रहा था, बट उनके लिए भी काफ़ी बढ़िया ये खबर होने वाली है। इसके अलावा कौन-कौन से सेक्टर्स पे फ़र्क पड़ेगा अगर राइटर के अकॉर्डिंग आरबीआई रेट कट्स करता है तो? यहाँ पे हम लोग स्पेसिफ़िकली वो देखेंगे आइटम्स जो हम लोग फाइनेंस करके लेते हैं। क्योंकि रेट कट अगर होगा, तो वो आइटम्स जिन्हें हम फाइनेंस करके लेते हैं, उन पे काफ़ी असर पड़ेगा। फाइनेंस्ड परचेज़ेज़ तो यहाँ पे कार्स की मैं बात करूँ या फिर हम लोग फ़ोन में आजकल फाइनेंस करके लेते हैं, राइट? एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक्स ये सारे आइटम्स वो हैं जिनको हम लोग फाइनेंस करके परचेज़ करते हैं, तो कहीं न कहीं इनके कंज़म्पशन डेटा में कुछ इम्पैक्ट हमें दिखना चाहिए रेट कट का। तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं भी क्योंकि मैं इस बार नोट करूँगा और कंपेयर करूँगा पहले से कि पहले जब रेट कट हुआ है, तो जो डेटा में चेंज आया था, जिस तरीके से रिएक्ट किया था कंज़्यूमर्स ने, क्या इस बार उस तरीके से रिएक्ट किया है या नहीं किया है? जो शार्प राइज़ है डोमेस्टिक डीज़ल प्राइसेज़ में इसकी वज़ह से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हमारे थोड़े ऊपर गए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लेकिन ओवरऑल जो हमारा क्रूड ऑयल के दाम है, वो काफ़ी नीचे है। डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद से क्रूड ऑयल खिसकता जा रहा है लगातार नीचे। उन्होंने बोला है कि अब और ऑयल को प्रोड्यूस करेंगे। यूएस पूरी दुनिया में ऑयल की सप्लाई को बढ़ाएगा और कहा है मिडल ईस्ट से कि आप भी ऐसा ही करो, आप भी ऑयल के दाम को नीचे लेके आओ और सप्लाई को बढ़ाओ। तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम ग्रोथ एक की ड्राइवर है फूड डिमांड का लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में अगर आप देखोगे और ये 7.8% रहा है 2021 से 2023 के बीच में बिफोर कूलिंग टू इट्स लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ 5%। तो फूड इन्फ्लेशन भी एनकरेजिंग है। सीपीआई इन्फ्लेशन जो हमारा फूड का है वो काफ़ी परसिस्टेंट था लेकिन अब हमें काफ़ी नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं जैसे रुपए का कमज़ोर होना जिसकी वजह से कुछ चीज़ों के दाम बढ़े हैं बट वो भी हमें लगता है कि टेम्परेरी है और वहाँ कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। तो मॉनसून इम्पोर्टेंट रहने वाला है इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग हमारे लिए, लेकिन जब तक कि वहाँ कुछ एक्सट्रीम नहीं होता हमारा पाथ काफ़ी क्लियर है। आते हैं अगले आर्टिकल पे। प्रमोटर्स इन्फ्यूज़ करेंगे कैपिटल इंडसइंड में अगर ज़रूरत पड़ी तो। इंडसइंड बैंक अभी काफ़ी चर्चा में रहा। 1500 करोड़ का इनका लॉस था जो रिपोर्टेड नहीं था, छुपाया गया था उनके मैनेजमेंट द्वारा और ये डेरिवेटिव लॉस था, ये डेरिवेटिव पोज़ीशंस थे फॉरेन करेंसी के जो काफ़ी दिनों से लॉस में चल रहे थे और ये अनहेज्ड थे मेरे ख़्याल से। तो जो प्रमोटर्स हैं हिंदुजा ग्रुप इनका कहना है कि हम और पैसा डाल देंगे बैंक में, हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर बैंक को ज़रूरत पड़ी तो। अशोक हिंदुजा का ये कहना है जो चेयरमैन है इंडसइंड इंडस्ट्रियल होल्डिंग्स के। हाउएवर जो बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी है वो कंफर्टेबल लेवल्स पे है इनका कहना है, कोई रिक्वायरमेंट है नहीं फ्रेश फंड डालने की, ना बैंक ने एक्स्ट्रा पैसे माँगे हैं। तो आईआईएचएल करंटली होल्ड करता है 15% स्टेक इंडसइंड में और वेट कर रहा है रेगुलेटरी क्लियरेंस का कि अपने स्टेक को 26% ये कर दे। तो काफ़ी अच्छा टाइम है, अपॉर्च्युनिटी है प्रमोटर्स के लिए कि वो इस सस्ते दाम पर बैंक को खरीद पाएँ इनका ये कहना है। एंड अभी आगे जो पीडब्ल्यूसी की एक्सटर्नल ऑडिट चल रही है, तो जब ये रिपोर्ट आ जाएगी तभी समझ में आएगा कि क्या-क्या चीज़ें हो रही थी, क्या-क्या चीज़ें हुई हैं। नहीं तो इसके अलावा इसके बिना तो कुछ भी कहना अभी कमेंट करना कुछ बहुत मुश्किल है। तो रिपोर्ट आएगा तो दे इट विल गो ऑन बोर्ड इनका कहना है दे विल रिव्यू द रिपोर्ट एंड दे विल हैव वेरियस कमिटीज़ तो इसके बाद कॉल लिया जाएगा कि कौन इंसान है जो इस सारे ब्लंडर के लिए इतना रिस्पॉन्सिबल है एंड किसको यहाँ पे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप रोज़ ऐसी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।